नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। बलूनी के आवास पर जाकर यह मुलाकात की। राज्य के प्रवासियों को लेकर हुई है चर्चा। अन्य कई विषयों पर भी बात हुई। इस दौरान दोनों के बीच में अनिल बलूनी ने सीएम बनने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अनिल बलूनी से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। बलूनी के आवास पर जाकर यह मुलाकात दिल्ली सीएम ने की है और इस दौरान जो राज्य के प्रवासी हैं उन्हें लेकर चर्चा की गई। अन्य कई विषयों पर भी हुई है बात। इस मौके पर अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता को बधाई दी है। लोकसभा के सांसद अनिल बलूनी, जिनसे मुलाकात दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने की यहां पे, और इस दौरान दोनों के बीच में कई विषयों को लेकर चर्चा भी हुई, जिसमें राज्य प्रवासियों का मुद्दा भी शामिल है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और सांसद अनिल बलूनी की यह मुलाकात हुई। इस मौके पर रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। देहरादून से बड़ी खबर, अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन। विकास नगर के 10 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। अभी तक कुल 19 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है सीलिंग की। इन मदरसों का संचालन बिना किसी रजिस्ट्रेशन के हो रहा था और अवैध तरीके से इन मदरसों को संचालित करने पर यह सीलिंग की कार्रवाई की गई। विकास नगर में 10 अवैध मदरसों को सील किया गया है और इस तरह अब तक कुल 19 मदरसों पर यह कार्रवाई हो चुकी है। अवैध मदरसों पर प्रशासन ने यह एक्शन किया है। नियमों का उल्लंघन करने पर, बिना रजिस्ट्रेशन संचालन करने पर इन मदरसों को, अवैध मदरसों को सील कर दिया गया। अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और इस बीच एक बार फिर करीब 10 अवैध मदरसों को सील किया गया है कार्रवाई करते हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश से लोगों का चारधाम यात्रा में आना होता है। लोगों की यात्रा सरल हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, इसे लेकर सचिवालय के प्रमुख विभागों और चारधाम यात्रा के जिलों से हितधारकों के साथ बैठक की। सुझाव लिए गए। इसके साथ ही पेयजल, सड़क, ट्रैफिक आदि की व्यवस्थाओं की योजना बनाने पर भी चर्चा हुई। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा एक व्यापार का, आर्थिकी का बहुत बड़ा माध्यम है और मैं कहूं कि चारधाम यात्रा लाइफलाइन है, क्योंकि यहाँ चारधाम यात्रा से हमारे प्रदेश के अंदर होटल व्यवसाय चलते हैं, टैक्सी चलती हैं, जो टूरिस्ट गाइडर होते हैं वो उनका भी काम चलता है, होम स्टे वालों का चलता है, हमारे अनेक उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं उनका भी विपणन होता है। इसके साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोगों का चारधाम यात्रा में आना होता है। इसलिए लोगों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सरल हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, तो उसको लेकर आज एक पूरे चारधाम यात्रा के हमारे जिलों से भी और पूरे सचिवालय के जो भी हमारे प्रमुख विभाग हैं
उन सभी विभागों के साथ आज समीक्षा बैठक की है और पिछली यात्रा के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की है, उनसे भी सुझाव लिए हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, पेयजल हो, हमारा परिवहन विभाग हो, सड़कों की व्यवस्था ठीक करनी हो, गृह विभाग हो, जो जगह जगह पर जाम की स्थिति बनती है। आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तैयारियों में जुटा है। किसी तरह से कोई जनहानि ना हो, इसके लिए अनेक खामियों को दूर करने का प्रयास जारी है। साथ ही संभावित किसी भी प्राकृतिक सड़क दुर्घटना की स्थिति में फौरन राहत बचाव और जन सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य किया जाए, ताकि किसी भी सूचना पर संबंधित शीघ्र मदद पहुंचाई जा सके। इसे लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आगामी यात्रा सीजन और मॉनसून सत्र को लेकर होमवर्क शुरू कर दिया गया है, तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, आपदा को रोकना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हमें समय से पहले जानकारी मिल सके कि यहाँ पे ये आपदा आ सकती है, यहाँ क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, तो चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं आपस में। जैसे बहुत अधिक बरसात होगी, बादल फटेंगे, क्लाउड बर्स्ट होगा, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, निचले क्षेत्रों में जल भराव होगा, तो उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है, उसको हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है कि जब कभी किसी प्रकार की आपदा आती है तो हम अगर लोगों को पहले से ट्रेंड किए रहेंगे तो लोग अपने आप का बचाव बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। उस दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग पे हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं, जनपदों से लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे उपकरण हम जनपदों को दिए हैं, तो उन उपकरणों का समुचित तरीके से कैसे हम उपयोग करें और अगर कुछ उपकरण की आवश्यकता है तो उसको हम परचेज करके उनको दें, उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हर तरह से हम सशक्त करें, अपने आप को एडवांस करें, ताकि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद चारधाम यात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए विशेष प्लान बनाया गया है। वहीं एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में पार्किंग और डायवर्जन प्लान बनाया जाएगा। अर्धकुंभ मेले को देखते हुए चारधाम यात्रा में ही स्थायी पार्किंग बनाने पर काम किया जा रहा है। ये कहाँ बैरियर लगाने, कहाँ नहीं लगाना, फोर्स कैसे हमें लगाना है, ड्यूटी कहाँ होगी। इनफैक्ट हमने यहाँ तक कोशिश की है कि हम जो लॉजिस्टिक्स हमें चाहिए उस सब पे भी काम करें, तो उसी को लेके एक होलिस्टिक मीटिंग प्लान की गई थी और वो हमने ली है। जैसा कि आप सबको विदित है कि यहाँ पे अच्छे खासी मात्रा में लोग आते हैं, संख्या में लोग आते हैं। हाईवेज हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो आने में असुविधा नहीं होती है किसी को, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो उसी को ही लेके हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उनको कैसे एक सुगम तरीके से यात्रा को सक्सेसफुल बना सकें। भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर मधु सिंह के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब रुड़की बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि बीजेपी जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसके चलते रुड़की में मधु सिंह को बीजेपी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं मधु सिंह के जिला अध्यक्ष बनने से बीजेपी संगठन और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमेशा कार्य किया है। प्रधानमंत्री का विजन है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और मधु सिंह के जिला अध्यक्ष की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। पुरानी कार्यकर्ता हैं, बहुत अनुभव है उन्हें राजनीति में, उन्होंने अच्छा खासा करीब 25 साल बिताए हैं, तो उनका अनुभव जरूर पार्टी का काम आएगा और पार्टी मजबूत होगी। जी, क्वालिटी की बात यही है, पार्टी हमारी सब मापदंड देखती है कि कौन कार्यकर्ता कितना वरिष्ठ है, उसे कितना मतलब जो है संगठन का ज्ञान है, और जैसे मान लिया जातिगत समीकरण भी देखने होते हैं, और उसके साथ साथ आपका जो है जाति के साथ कि उसकी कहना चाहिए क्षेत्र में क्या उसके समीकरण है, वो सारे देख के तभी पार्टी डिसाइड करती है कि इसे बनाना है। क्या यही रीजन रहा है?
है और संगठन की अच्छी जानकारी है, इसीलिए उन्हें चुना गया है। अभी पहली बात तो यह है कि महिलाओं को बढ़ाने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि मातृशक्ति 50% है हमारे यहाँ, करीब करीब 50%, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसी को ध्यान में रखकर उन्हें जो है ये पद दिया गया है और वो इससे जो है पार्टी मजबूत ही होगी। ठीक है, बिल्कुल बदलेंगे। और पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जो जाट समाज है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा और इस बार मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा लोग जुड़ डॉक्टर मधु जी को, जो हमारे बीच की कार्यकर्ता थी और भारतीय जनता पार्टी की बहुत लंबे समय से वो सेवा करती आ रही थी, आज उसका ही ये फल उनको भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने दिया है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका जो 3 साल का ये कार्यकाल रहेगा उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगठन को मजबूत करने में वो दिन रात अपना एक करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की जिले का जो ये संगठन का जो हमारा जिला है इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे। 2000 जिलाध्यक्ष बनी है तो बिल्कुल एक्टिव रहेंगे और उनकी मुझे ये भी उम्मीद है कि अच्छी टीम उनके साथ संगठन की खड़ी होगी और वो चाहे चुनाव हमारा कोऑपरेटिव का चुनाव हो, आने वाला 27 का चुनाव हो और जो भी प्रमुख का जिला पंचायत का जो भी चुनाव आने वाले 27 में होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है उस पर अपना पूरा सहयोग उनके साथ होगा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश संगठन ने प्रताप बिष्ट को नैनीताल जिले का अध्यक्ष बनाया है। वहीं पार्टी आलाकमान ने उन पर विश्वास जताते हुए नैनीताल जिले की जिम्मेदारी सौंपी। हल्द्वानी पार्टी कार्यालय में उनके नाम की औपचारिक घोषणा हुई। इस मौके पर प्रताप बिष्ट ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि जिस तरह हमेशा सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलता हूं, उस तरह अपने दूसरे कार्यालय में संगठन को और मजबूत करने का काम करूंगा। मैं धन्यवाद करूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, महेंद्र प्रसाद भट्ट जी और आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी सहित सभी हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं और इस जिले में निवास करने वाले सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी खड़ी करी है, उनकी आकांक्षाओं पर मैं आगामी जो नई चुनौतियां हैं उनको पूर्ण करते हुए उनके सहयोग से, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। 3 चुनौतियां अभी हमें सामने दिख रही हैं जो बहुत बड़ी चुनौतियों के रूप में हमारे सामने हैं और हम इस सभी चुनौतियों में सभी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने बूथ अध्यक्ष, अपने पन्ना प्रमुख और सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ चुनौतीपूर्ण जो भी हमारी चुनौतियां होंगी उनको हम पूरे सहयोग के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हुआ। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी, प्रतियोगिताओं, रंगोली और बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो आदि श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया। वसंतोत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। वसंतोत्सव 2025 में इस वर्ष की रनिंग ट्रॉफी IIT रुड़की को मिली। वहीं कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कृषकों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने वसंतोत्सव को विशेष बना दिया। वसंतोत्सव 2025 का आज समापन हुआ है। इस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए। 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की आर्थिकी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम से ये भी सिद्ध हो गया है और मैं इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अभी विभाग के सभी अधिकारियों का, हमारे सेक्रेटरी का, DG का, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का और जितने भी हमारे और अधिकारी हैं जिन्होंने दिन रात लगकर इसको सफल बनाया, क्योंकि महामहिम ने बार बार अपने उद्बोधन में इसका उल्लेख किया है,
उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में पत्रकार यूनियन NUJI के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन के दूसरे दिन कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए और राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया और सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून और मीडिया काउंसलिंग की मांग जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव पास किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी उत्तराखंड में पत्रकारों की मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने की बात कही। आज हमने अपने राष्ट्रीय मुद्दे तो उठाए हैं, लेकिन हमने विशेष रूप से उत्तराखंड के पत्रकारों की जो समस्या है उसको उठाया है। जैसे हमने उनसे कहा कि उत्तराखंड में जो छोटे समाचार पत्र हैं, जो छोटे चैनल हैं, जिनके सामने आर्थिक संकट है, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए और विज्ञापन देने में उनको वरीयता दी जाए। ये ठीक है भाई, आप नेशनल अखबार को विज्ञापन देते हैं, नेशनल चैनल को देते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड की आवाज़ बने हुए हैं उनको भी सरकार पूरी महत्व दे। और इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस बारे में उन्हें ज्ञापन देगा। अब हमने पूरे देश में जिस अभी हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे जैसे हमारे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है, मीडिया काउंसिल की मांग है, मीडिया कमीशन की मांग है, जर्नलिस्ट के लिए रजिस्टर बनाने की मांग है और पत्रकारों के लिए जो भी सुविधाएं हैं उन पर हम चर्चा कर। कोई भी सरकार हो बिना पत्रकारों के सहयोग से नहीं चल सकती। कुछ पीड़ाएं मेरे सामने हमारे मित्रों ने व्यक्त की। हालांकि हमारी सरकार ने लगातार, मैंने अभी बताया कि जो हमारा कॉर्पोरेट फंड है उसको हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। हमने 20 लोगों को पेंशन दी है। हमने कई पत्रकार साथियों के इलाज के लिए हमारी सरकार ने पैसा लिया है। हमने मान्यता का जो है मापदंड उसको हमने सरल कर दिया है। लेकिन जो प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट की बात आपने कही, मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्य करने की शैली है। उन्होंने खुद यहाँ पर आना था लेकिन बहुत व्यवस्था के कारण नहीं आ पाए। मैं पत्रकारों की इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने पूरी मजबूती के साथ रखूंगा और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कुछ हटकर काम करते हैं उसकी शुरुआत भी हमारे प्रदेश से होगी, मुझे ऐसा भरोसा है। राज्य सरकार ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार को देखते हुए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप क्लस्टर विद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। इस योजना का मकसद क्लस्टर विद्यालय को हब के रूप में विकसित कर आसपास के कम छात्र संख्या और संसाधनों की कमी वाले विद्यालयों को इसमें विलय करना है, ताकि एक ही छत के नीचे कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। हमारे कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें छात्र संख्या 5 या उससे कम है, लेकिन शिक्षक 2 या उससे ज़्यादा तैनात हैं। तो अधिकतम जो हमारा मानव संसाधन है, चाहे वो शिक्षक के रूप में है या जो हमारा आर्थिक स्रोत है उसके रूप में है, उसका अधिक से अधिक हम लोग कैसे उपयोग करें और छात्र हित में कैसे उसको लाया जाए, कैसे समस्त विषयों के शिक्षक उनको पूरा किया जाए, समस्त सुविधाएं एक विद्यालय में दी जाए। तो जो क्लस्टर विद्यालय का एक संकल्पना साकार हुई, उसमें माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी हुई, शासनादेश भी हुआ। उसको हमने एक आदेश जारी किया है कि हर ब्लॉक में 2-2 विद्यालय फर्स्ट फेज में बनाए जाएंगे और वहाँ तक उस क्लस्टर विद्यालय तक आने के लिए जो 1 किलोमीटर से दूर के बच्चे हैं उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।